दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों मैं हूं अस्तित्व जैन और आज मैं आपसे बाकी के टर्म्स के रिलेटेड मैं आपसे बात करने वाला हूं और वो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। चलो शुरुआत करते हैं हमारे आगे के। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10th टर्म तक मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो वॉच नहीं की है तो इस वीडियो के अंदर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो वाली वीडियो पहले वॉच करके आओ और फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तब आपको ये वीडियो एकदम सिंपल लगने लगेगी। ओके, तो चलो फटाफट से शुरुआत करते हैं बाकी के टर्म्स की। चलिए दोस्तों, अब हमारा समय समाप्त हुआ। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इस 6 टर्म की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारा जो 6 टर्म है वो लायबिलिटी के ही टाइप्स हैं, है ना। लायबिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं? तो लायबिलिटी के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन रिलेशन और एक होता है बेस्ड ऑन टाइम। ओके, ये 2 टाइप्स होते हैं। तो इनके अंदर भी कितने कितने टाइप्स आते हैं, आइए चलो हम जानते हैं। देखो, जो भी हमारा ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी के जो भी हमने पहला टाइप होता है ना बेस्ड ऑन रिलेशन, उसमें आते हैं जनरली 2 टाइप्स। कौन कौन से आते हैं? 2 टाइप्स आते हैं। पहले आता है इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा आता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। चलो अब हम इसके मतलब समझते हैं। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे आपने अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट किया है, ठीक उसी तरह बिजनेस की भी एक लायबिलिटी बनती है आपको। ये बिजनेस आपको उसका ब्याज देगा, इंटरेस्ट देता है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पे आपको ब्याज मिलता है। ये लायबिलिटी होती है किसके प्रति? ओनर के प्रति, बिजनेस की। ओके, जैसे कि सपोज देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज आप जैसे कि आपने कोई भी बिजनेस चालू किया, ठीक है, आपने कोई भी बिजनेस चालू किया। अब बिजनेस के अंदर आपने कैपिटल तो इन्वेस्ट किया ही होगा। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि बिना कैपिटल के बिजनेस कुछ काम का नहीं होता। ओके, कैपिटल होना एक लाइफ ब्लड माना जाता है बिजनेस के अंदर, कि बिजनेस को चलाने के लिए एक कैपिटल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आया समझ में? अब जैसे मान लो ओनर ने अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल को जो है वो इन्वेस्ट कर दिया। अब बिजनेस की क्या होती है? जवाबदारी होती है कि वो ओनर को फायदा दे, ना कि उसका नुकसान पहुंचाए, है ना। अब बिजनेस को क्या करना होता है? बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ता है इस कैपिटल पे भी ओनर को। ये उसकी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। ठीक है, ये क्या होती है? उसकी लायबिलिटी होती है। आया समझ में? जैसे कि सपोज कोई ओनर है, वो अपने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो बिजनेस उसे इंटरेस्ट दे, ये उसकी लायबिलिटी है। आया समझ में? तो ये होती है लायबिलिटी कि ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया है, तो बिजनेस की ये जवाबदारी है कि वो सामने ओनर को पैसा दे, उसको ब्याज दे उसका। आया समझ में? तो ये होती है हमारी इंटरनल लायबिलिटी। चलिए अब हम समझते हैं जो हमारा बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ लायबिलिटी का दूसरा टाइप है, वो है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी भी सिमिलर है, बस इसमें फर्क क्या है पता है? इसमें फर्क है ये कि जो भी इसमें लायबिलिटी होती है ना, वो ओनर के प्रति नहीं होती, वो होती है किसी थर्ड पार्टी के प्रति। आया समझ में? जो भी जवाबदारी होती है वो किसी थर्ड पार्टी के प्रति होती है, ना कि ओनर के प्रति। दोस्तों जो हमारी इंटरनल लायबिलिटी होती है वो हमारे बिजनेस तक ही सीमित रहती है, बिजनेस के बाहर वो लायबिलिटी नहीं जाती। लेकिन जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, जब कोई भी बिजनेस प्री डिसाइडेड अमाउंट को जब पे करने वाला हो, किसके बदले में? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस के बदले में
तो उसे ही हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था इसका ही, वो होता है लोन। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे आप बैंक के अंदर लोन लेने जाते हो तो बैंक वाला आपको बिना कोई भी सिक्योरिटी के आपको लोन प्रोवाइड नहीं करता। आई बात समझ में? और उस सिक्योरिटी की प्राइस, उस एसेट के प्राइस जो भी आप बाय करने जा रहे हो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। कि जो भी, जैसे कि आप कार बाय करने जा रहे हो, ठीक है, अब कार को बाय करने के लिए आपको अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ सकती है, लेकिन उस जमीन की प्राइस अगर कार की प्राइस अगर कम है तो आपको लोन उतना नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उस जमीन की प्राइस अगर कार की प्राइस से ज़्यादा है तो आपको लोन मिल सकता है। आया समझ में? तो ये होती है आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी के वो अमाउंट आपको पे करनी किसी थर्ड पार्टी को। ये अमाउंट जो होती है वो हमें ओनर को पे करनी नहीं होती, ये अमाउंट हमें किसी थर्ड पार्टी को पे करनी होती है। ठीक है, तो चलो अब हम समझते हैं हमारा लायबिलिटी का दूसरा टाइप जो कि है बेस्ड ऑन टाइम। अब हमारा जो भी 7वां टर्म है वो हमारा है लायबिलिटी का दूसरा पार्ट, वो है बेस्ड ऑन टाइम। कि लायबिलिटी एक होती है बेस्ड ऑन रिलेशन और एक होती है बेस्ड ऑन टाइम। दोस्तों हमने बेस्ड ऑन रिलेशन हमने इससे पहले हमने देख ली, और अब हम देखने जा रहे हैं बेस्ड ऑन टाइम वाली लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो देखो बेस्ड ऑन टाइम पे लायबिलिटी किस तरह से होती है। एक होती है करंट लायबिलिटी और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। तो इसका मतलब क्या कि देखो जब भी आपको अमाउंट आपको पे करने को कहा जाए, लेकिन उसका जो भी टाइम पीरियड है वो अगर 1 ईयर से कम का है, विद इन 1 ईयर है, जैसे सपोज आपको अगर कोई भी अमाउंट पे करनी हो, अगर उसकी जो भी टाइम पीरियड है वो 1 साल से कम का है या फिर 1 साल तक ही सीमित है, तो हम क्या कह सकते हैं, वो हमारी करंट लायबिलिटी है। कि वो लायबिलिटी हमारी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, वो हमारी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती। जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि आपने बैंक में से आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे उससे कई ज़्यादा आपने उठा लिए। जैसे कि देखो मैंने बैंक में 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, मैंने बैंक से पैसे उठाए कितने, 5,500 रुपये। तो ये मेरा क्या हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो मतलब मेरे को बैंक वालों को 500 रुपये पे करने होंगे। ये मेरी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। क्या होती है मेरी ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है कि मेरे को वो हाल की हाल ही पे करना है, उसकी कोई आप 1 साल से ज़्यादा की टाइम ड्यूरेशन नहीं होती। आया समझ में? तो ऐसे ही होता है ये बैंक ओवरड्राफ्ट। ये होती है हमारी करंट लायबिलिटी। और एक और एग्जांपल है इसका क्रेडिटर्स। क्या है क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज आपने किसी के पास से गुड्स परचेज किए हो पर आपने उसे पैसे नहीं दिए, तो उसको आपको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, वो आपकी क्या होती है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। आया समझ में? एक ये हो गई क्रेडिटर्स। जैसे सपोज आपने किसी के पास से गुड्स परचेज किए हैं, वो भी क्रेडिट पे, तो वो जो सामने वाला पर्सन है जिसके पास से आपने गुड्स परचेज किए हैं, वो आपके लिए कौन कहलाया, वो आपके लिए कहलाया क्रेडिटर्स। कि आपको उसे पैसा देना है, आपने जो भी गुड्स परचेज किया था उसके बदले में। ओके, तो ये होते हैं क्रेडिटर्स। दोस्तों चलो अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं हमारे इसके दूसरे पॉइंट की ओर, जो कि बेस्ड ऑन टाइम का ही एक पार्ट है, वो है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी हम किसे कहते हैं कि जिस भी लायबिलिटी का समय अगर 1 साल से ज़्यादा का होता हो उसे हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, विद इन 1 ईयर न होता हो, शॉर्ट टर्म के लिए न होता हो, तो उसे हम बोलते हैं लायबिलिटी।
वो भी कौन सी वाली, नॉन करेंट लायबिलिटी बोलते हैं। नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी आपको अमाउंट चाहे वो 5,000 हो, 6,000 हो, 7,000 हो, अगर वो आपको पे करने को बोला जाए और वो भी उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 साल से ज़्यादा का है, 1 ईयर मोर, 1 साल से ज़्यादा का है, वो 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसा है, तो उसे हम बोलेंगे नॉन करेंट लायबिलिटी। इसका मैं एक एग्जांपल लूँ, वो होती है बैंक लोन। बैंक लोन आपके लिए क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी भी है। ओके, बैंक लोन क्या है आपके लिए, नॉन करेंट लायबिलिटी है। तो चलो अब हमारी ये जो टर्म है 7वें नंबर की टर्म, वो भी हमारी होती है ख़त्म। अब एक और पॉइंट हम सीखने जा रहे हैं जो कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, और वो टर्म आपके लिए इतना नया नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको उसको इस तरह से मैंने आपको समझाया था कि आपको वो याद भी हो गया होगा। चलो आइए तो हम बात करते हैं हमारे दूसरे टर्म की ओर। चलो दोस्तों देखो, अब हमारा जो अगला टर्म है वो हमारा है एसेट। याद आया दोस्तों कि इसकी जो भी चर्चा मैंने आपसे पहले की थी और मैंने आपको कहा भी था कि ये जो टर्म्स हैं वो आपको आगे आएंगे ही आएंगे। देखो आ गया ना। तो देखो एसेट का मतलब आपको पता है कि मैंने आपको एसेट का मतलब समझाया था, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में। उस एसेट का मतलब भी यहाँ पे सेम है कि एसेट मतलब क्या होता है। एसेट मतलब हम बोल सकते हैं कि जो बिजनेस की मालिकी हो और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी हो, उन्हें हम बोलते हैं एसेट। या तो फिर हम बोल सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा इंटेंजिबल प्रोडक्ट कि जिसको बेचने पे उसकी अच्छी खासी इनकम हमें मिलती हो, अच्छी खासी इकोनॉमिक वैल्यू अगर हमें मिलती हो, तो वो हमारा एसेट कहलाता है। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे भाई एसेट के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स देखो हम कहें तो होते हैं नॉन करेंट, करेंट और फिक्टियस एसेट। सबसे पहला हमारा है नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट का मतलब ही हमें पता है कि नॉन करेंट के नाम से हमें पता चल रहा है कि ये एसेट की जो भी टाइम ड्यूरेशन है वो 1 ईयर से ज़्यादा की है। आया समझ में? ये एसेट वो एसेट कहलाते हैं कि जिनकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो 1 साल से ज़्यादा की हो। जैसे कि अगर बात करें तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ओके, ये सब की क्या होती है, 1 ईयर से ज़्यादा की टाइम ड्यूरेशन होती है इनकी। चलो अब हम देखते हैं दूसरा टाइप, वो है हमारा करंट एसेट। करंट एसेट मतलब क्या, जिन भी एसेट की टाइम ड्यूरेशन अगर 1 साल से कम की है या फिर 1 साल तक है, तो उन्हें ही हम बोलते हैं करंट एसेट। आया समझ में? चलो अब हम जानते हैं हमारे फिक्टियस एसेट। फिक्टियस एसेट मतलब क्या, जिन भी एसेट को देने पे वहाँ से अगर हमें ज़ीरो वैल्यू अगर हमें मिलती हो, तो वो एसेट हमारे कहलाते हैं फिक्टियस एसेट। जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या, कि जो एक्सपेंस आपने पहले से कर दिए हैं एडवांस में, तो वो हमारे कहलाते हैं फिक्टियस एसेट। जैसे कि सपोज आपने कोई भी एक पर्सन को सैलरी दी है, ठीक है, अब सैलरी उसकी मंथ की सैलरी है 5,000 रुपये है, लेकिन आपने उसे 10,000 रुपये दे दिए, मतलब अब आपको वो सैलरी वापस नहीं दे रहा, लेकिन आपको वो सर्विस दे सकता है। तो ये हमारा फिक्टियस एसेट कहलाया। क्या कहलाया हमारा? फिक्टियस एसेट कहलाया, कि जिसके अंदर कोई भी एसेट को देने पे अगर वहाँ से हमें ज़ीरो वैल्यू मिलती हो, यानी कुछ वैल्यू ना मिले, तो वो हमारा फिक्टियस एसेट कहलाता है। कि प्रीपेड एक्सपेंसेस वो हमारा क्या है, फिक्टियस एसेट है। ओके, चलो तो अब हम जानते हैं इनके बाकी के टाइप्स। चलो दोस्तों देखो, अब हमारा जो 2 टाइप हैं वो हम जान लें, फिर इसके बाद बाकी के जो भी चीज़ें होंगी वो हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है? चलो देखो, अब ये हमारा कौन सा आता है, ये हमारे नॉन करंट एसेट के टाइप्स होते हैं। नॉन करंट एसेट के टाइप होते हैं ये, समझना। ये जो टाइप्स मैंने आपको यहाँ पे
करे हैं, ये किसके टाइप हैं? ये हमारे हैं नॉन करंट के टाइप। नॉन करंट एसेट जो भी थे ना हमारे, उनके टाइप है ये। आया समझ में? सबसे पहला है हमारा टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट हम उन एसेट को कह सकते हैं कि जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, कि जिनको हम देख सकते हो, छू सकते हो, है ना। जैसे कि क्या है, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे टेंजिबल एसेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टेंजिबल एसेट। आया समझ में? और इनटेंजिबल मतलब क्या होता है कि जिन भी एसेट को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनकी वैल्यू होती है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है। तो ऐसे कौन से एसेट होते हैं? देखो, पहला होता है ट्रेडमार्क, फिर होता है कॉपीराइट, पेटेंट, ठीक है। तो ये सब होते हैं इनटेंजिबल एसेट के अंदर आते हैं, कि जिन भी एसेट को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ उनको फील कर सकते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, ये सब के एसेट होते हैं। और हमारे टेंजिबल क्या होते हैं, कि जिन भी एसेट को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, तो वो हमारे कहलाते हैं टेंजिबल एसेट। आया समझ में? तो वो हमारे कौन कौन से होते हैं? एक होता है लैंड, फिर होती है बिल्डिंग, फिर होती है मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, कैश। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और ये वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी इनका मतलब समझ में आए और वो भी अकाउंटिंग की लैंग्वेज को समझ पाए। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आपको बाय बाय।